राज्य गठन के 25 वर्षों में उत्तराखंड का कितना विकास हुआ, इसे लेकर आरोप राजनीति जारी है। इसी बीच बीजेपी की सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में उपलब्धियां गिनाई है। उधर सब मेरा ही है, सुन लो। तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है मेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। लगातार उपलब्धियों का सिलसिला जारी है क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक नजर डालते हैं कि आखिरकार विधानसभा के विशेष सत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों के साथ सरकार की तारीफें करते हुए संबोधन दे रहे हैं। देने के नाम पर यहाँ की भूमि की अनाप शनाप खरीदारी कर रहे थे, और उसको जिन प्रयोजनों के लिए वो उस भूमि को क्रय कर रहे थे, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में ऑपरेशन कॉलोनी में चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर भी सख्त कार्रवाई की है, जो भगवा वेश धारण कर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ छल कर रहे थे, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, और धर्म के मार्ग पर आने वाले मार्ग पर कहीं न कहीं उनके मार्ग को अवरोधित करने का काम कर रहे थे, रोकने का काम कर रहे थे, बाधा बन रहे थे और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। ऐसे विधर्मियों, छद्मधारियों और घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हें वहीं पहुंचाकर दम देंगे जहां से वो आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बजाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित हो सकेंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 230 से अधिक मदरसों को भी बंद करने का कार्य किया है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां मानकों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कड़ाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने समाज, राज्य और देश की प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान देता है। आने वाले समय में वो एक आविष्कारक बनने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने भी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम लागू किया था। उस अधिनियम में कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के लोग ही आते हैं। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यक समाज को इससे दूर रखने का काम किया। हमारी सरकार ने सिख, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण ने देवभूमि उत्तराखंड की पहचान को भी कलंकित किया था। आज हमने उस कलंक को मिटाने का काम किया है कि सभी के बच्चों को, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबके बच्चों को इस अल्पसंख्यक शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने, प्रतिपक्ष के हमारे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार और मुझे मदरसा शब्द से परेशानी है, इसलिए हम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। यदि किसी भी मदरसे की आड़ में कोई आतंकी फैक्ट्री चलाई जाएगी तो हाँ, मुझे उससे परेशानी है, मुझे उस पर आपत्ति है। यदि कहीं भी शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सिखाई जाएंगी तो हाँ, उसमें मुझे परेशानी है। और हमारी सरकार ऐसी गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी भी संस्था को बंद करना नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाना है, ताकि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी
वही अवसर मिल सके जो अन्य वर्गों के बच्चों को प्राप्त होते हैं। उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी समान अधिकार के रूप में आगे पढ़ने और लिखने का अधिकार, सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों के और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमने जहां एक और शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र विजेताओं को प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों को उचित सम्मान मिल सके। यही नहीं, हमने स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में भी उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने सभी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 सीएम हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप जैसी विभिन्न पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब हमने उन सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें एआई तकनीक का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलन के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए जहां एक और उनके आश्रितों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया है, वहीं हम शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा देने के साथ ही घायल हुए और जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को 6000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में पूर्व सरकारों में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमारी सरकार द्वारा नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में समायोजित भी किया है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं और भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी 5 अगस्त 2025 से जो आपदा का एक क्रम हमारा धराली से प्रारंभ हुआ, उसके बाद श्याना चट्टी उत्तरकाशी जनपद में ही, जहां पर भारी मलबा आ जाने के बाद 25-30 फुट जल भराव हो गया। रुद्रप्रयाग जनपद में छेनागाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आपदा, भीषण तबाही हुई। चमोली जनपद में थराली, देपड़ो, कुंतरी, दुर्मा, ऐसे अनेक जिन स्थानों पर मैं गया। पौड़ी जनपद में हमारा सैंजी गांव, भरसार के आसपास का पैठाड़ी और पावो के वाला क्षेत्र पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गया। हमारा देहरादून का आसपास का क्षेत्र या जनपद बागेश्वर का हमारा पौसारी गांव, इन गांवों को भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा और उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र में इन आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप का सामना हमें कई बार करना पड़ता है। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हमने लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, लगातार प्रशासन के लोगों को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठनों को सबके साथ समन्वय बनाकर, और मैं इस अवसर पर उन आपदा पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी बहुत उनके प्रति सहानुभूति करते हुए और उनके परिजन जो इस आपदा में बिछुड़ गए हैं या हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन सभी को ऐसे कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, आगे के जीवन का उनका मार्ग प्रशस्त करे। और साथ ही हमने यह भी प्रयास किया कि सबका समन्वय बनाकर सरकार की तरफ से जो मकान क्षतिग्रस्त होगा उसमें 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, और वो राज्य के और भी अन्य क्षेत्रों के लिए हम एक पैकेज की प्रक्रिया भी की, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो हम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आज इस विशेष सत्र से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हाँ, उन्होंने पूरी आपदा के समय में जो हमारे केंद्र की एजेंसियां थी उन सभी एजेंसियों को लगाया, और धराली में जो 1300 से ज़्यादा हमारे देश के और स्थानीय लोग उस आपदा में फंस गए थे, उन सभी को निकालने के लिए सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर हो, MI हो या अन्य संसाधन हो, NDRF हो, भारत सरकार के अनेक संस्थानों ने उस पर काम किया। मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने लगातार हमारी चिंता करी और प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए और उन्होंने हर एक जो हमारे 5 मुख्य स्थान थे उन स्थानों के आपदा पीड़ित परिवारों के लोगों से, उनके परिजनों से एक से उनकी पीड़ा साझा करी और 1200 करोड़ रुपए का तत्कालिक रूप से हमको सहायता दी जो काम शुरू करने के लिए, और आगे के लिए उन्होंने हमें पूरी तरह से भरोसा दिया कि आप ये काम शुरू करिए, आगे जो भी आवश्यकता होगी उसको केंद्र की सरकार हर तरह से मदद करेगी। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों के जो लैंडस्लाइड है, भूधसाव है, बादल फटने और जो वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाएं उन प्रभावित लोगों तक त्वरित रूप से सहायता पहुंचाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए उनके पूर्वानुमान के लिए प्रिडिक्टिव सोच अब अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं, हम नई आपदा प्रबंधन नीति द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती करने के उद्देश्य से डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रभावितों की मदद के साथ ही आपदा प्रबंधन के कार्यों को गति देने के लिए कार्य करते हैं। 2013 के समय एक बात हम सभी को याद है कि आपदा का सामग्री और उसको छोड़कर भाग जाने वाले युवराज द्वारा हरी झंडी न दिखा पाने के कारण राहत सामग्री से भरे ट्रकों को कई दिनों तक खड़ा करने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, वो सच में इस पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी हम कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। आज जहां एक और हम प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील, GSI डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं AI, रोबोटिक, ड्रोन। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है। अब युवा उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, इसे लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ है और मंगलवार को राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सदन को संबोधित किया है और किस तरीके से संबोधन के जरिए उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधने की कोशिश करी वो भी
उनके संबोधन के जरिए सुना जा सकता था। और दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिला कि आखिरकार सरकार ने इन 25 वर्षों में और 2017 के बाद क्या कुछ विकास कार्यों को गति दी है, आखिरकार क्या कुछ विकास हुए हैं, क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई है, किन ऐतिहासिक फैसलों को भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने अपने प्रदेश में लागू किया है, उन पर भी पूरी तरह से विस्तार पूर्वक अपने संबोधन के जरिए जानकारी साझा की गई है। ऐसे में ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक दिन और इस सत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब 2017 के बाद जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेज गति के साथ विकास हुआ है, उस पर गहन चिंतन मंथन हुआ और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए इस पर जोर देते हुए कहा कि 2017 के बाद किस तरीके से पर्यटन क्षेत्रों को विस्तार मिला है, किस तरीके से विकास हुआ है, तीर्थ स्थलों को किस तरीके से विकसित किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ रेल सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। साथ तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, एयरपोर्ट के विस्तार हुए हैं, इन सब पर हुई है। उपलब्धियों को गिनाया गया है, सरकार की आखिरकार क्या कुछ मंशा है, अब सरकार का क्या कुछ रहना है, इस पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि आखिर कुछ होने जा रहा है। लेकिन सदन में सीएम ने किन बड़ी बातों पर जोर दिया है वो भी आपने सुना, और क्या वो बड़ी बातें प्रदेश में धरातल पर स्थिति के जरिए देखने को मिलती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष अपने तीखे सवालों के साथ इस वक्त बहुत गंभीरता के साथ सदन में मौजूद है और ऐसे में बहुत सारे कड़े सवाल सरकार पर दागे गए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए भी दिया। पहले उपलब्धियों को गिनाया और सरकार ने 2017 के बाद किस तरीके से इस विकास को गति दी उस पर भी जोर दिया और उसके बाद वो विपक्ष के सवालों पर भी आए। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इन 25 वर्षों को किस तरीके से देखा जा रहा है, जहां पर विपक्ष उसको नाकामी के वर्ष बता रहा है कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, धरातल की स्थिति बेहद खराब है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, हमने सड़क दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है कि आखिरकार कैसे उन गांव तक जो नामुमकिन चीजें होती थी रेल परियोजना के जरिए हम विस्तार कर रहे हैं। विकास की दिशा में उत्तराखंड भी लगातार प्रगति कर रहा है, रोजगार के क्षेत्र में हम लगातार कार्य कर रहे हैं, पर्यटन का विस्तार हो रहा है तो धार्मिक क्षेत्रों को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो चारों धामों को जोड़ते हुए ऑल वेदर रोड का भी यहाँ पर जिक्र किया गया और ऐसे बहुत से मुद्दे रहे जिसका जिक्र करते हुए यहाँ पर बातचीत की गई है। यानी कि ये विशेष सत्र कितना ज्यादा विशेष हो जाता है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ तीखे सवाल तो दूसरी तरफ सरकार के वो चुने हुए जवाब जो कि सीधे जवाब के तौर पर यहां सुनने को मिले। यानी कि सदन की कार्रवाई जारी है क्योंकि एक दिन के लिए इस सदन की कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब दोनों पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है क्या इन 25 वर्षों को किस गंभीरता के साथ सरकार लेने जा रही है, रोड मैप पर किस तरीके से चर्चा हो रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं सभी सवालों के साथ हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, चर्चा की करें शुरुआत। सीधे पहले आपकी मुलाकात कराती हूं सतीश चंद जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। प्रमोद का प्रमाण शास्त्री जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूपी प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त वर्चुअल जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत बेहद दिलचस्पी के साथ प्रेम पंचोली जी आपसे करना चाहूंगी कि आखिरकार देखने को मिल रहा है कि संबोधन के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि विपक्ष की ओर से दागे जा रहे हैं। प्रेम पंचोली जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये सवाल लेना चाहूंगी दीपक रावत जी से। दीपक रावत जी, सबसे बड़ा सवाल है पक्ष और विपक्ष आमने सामने, उन 25 वर्षों को पीछे देखकर याद किया जा रहा है कि इन 25 वर्षों में कहां वो कमियां रह गई, आगे रोड मैप पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक तरफ अभी आपने मुख्यमंत्री के संबोधन को भी सुना, उसके जरिए क्या लगा है कि धरातल पर वाकई में जो मुख्यमंत्री अपने संबोधन के जरिए कहना चाह रहे हैं वो धरातल पर स्थिति हुई है? निशी जी, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा 25 वर्ष 9 नवंबर 2025 को हम 25 वर्ष इस प्रदेश को हो जाएंगे और ये आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि 25 सालों में जो इस प्रदेश की दशा या दिशा होनी चाहिए थी, वो जो जिन सपनों को लेकर ये प्रदेश का गठन हुआ था, जिन आकांक्षाओं को लेकर ये प्रदेश का गठन हुआ था, क्या 25 वर्ष बाद हम वहाँ पहुँचे? निश्चित रूप से आज भी हम बहुत दूर हैं अपने उस सपने से। आज भी सपने अधूरे हैं। आज भी स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो,
रोजगार की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आज भी जंगलों में भालू हो, जंगली जानवर हो, शेर हो, चीते हो, वो आम निवाला बना रहे हैं आम इंसान को, पहाड़ में रहने वाले मेरे जनमानस को। ये आज भी 25 वर्षों बाद भी आज भी स्त्री जो है, प्रसव जो है वो जंगल में हो जा रहा है, गाड़ी में हो जा रहा है, सड़क में हो जा रहा है। आज भी अगर किसी को बहुत गंभीर चोट लग जाए तो रास्ते में लाते लाते एम्स ऋषिकेश है, ऋषिकेश तक लाते लाते अगर उस भगवान के भरोसे ना हो, अगर भगवान की इस पर विशेष कृपा ना हो तो वो ऋषिकेश तक जीवित नहीं पहुंचता है। ये मैं एम्स की बात बता रहा हूं आपको। तो ये स्थिति बनी हुई है। और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री का कुछ ही इसी महीने एक बयान आया कि डॉक्टरों को मरीज नहीं मिल रहे हैं, इतने डॉक्टर हमने दे दिए इस प्रदेश को। इससे बड़ा हास्यास्पद बड़ा बयान और कोई हो ही नहीं सकता कि जिस प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय हो, इतनी विकट परिस्थितियां हो, अखबार भरा पड़ा रहता है कि किस प्रकार से लोग, मैं बार बार उन्हीं शिक्षा मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, जो हमारा दून हॉस्पिटल है उसका कोई ऐसा अखबार दिन नहीं है अखबार का जिसमें वहां पर कोई मशीन बंद ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, या कोई जो रेडियोथेरेपी हो वो ना हो, मतलब कोई ना कोई उस वक्त आता ही रहता है। ये हाल मैं आपको राजधानी के चिकित्सालय की बात बता रहा हूँ। तो सुदूर प्रांत में रहने वाले की स्थिति क्या होगी, इससे आप जितने भी नजरें चुराएं बचा नहीं सकता। हो क्या रखा है निशी जी कि हमारे 13 जिलों का ये प्रदेश है, लेकिन पिछले 25 वर्षों में जो पलायन कहे या रोजगार से संबंधित कहे या आधुनिक या औद्योगिक, सिर्फ 4 जिलों में हो रखा है, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह। हाँ। आप इन 4 जिलों को छोड़ दीजिए, बाकी 9 जिलों की स्कीम वही है जो 9 नवंबर 2000 से पूर्व में थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। किसी प्रकार की कोई नई कंपनी नहीं लगी हुई 9 जिलों में, किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा चिखला है। आज भी अगर मैं ज्यादा दूर भी नहीं जा रहा हूँ, कोटद्वार में यदि किसी को, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है कोटद्वार में यदि किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसको देहरादून आना पड़ता है। तो जहाँ के हमारी रितु खंडूरी जी हैं, उन्हीं के आप वही बता दें, रितु खंडूरी जी बता दें, अध्यक्ष हैं, कि आप जहां से आती हैं कोटद्वार में रहने वाले मरीज कहाँ आते हैं, उनको एम्स आना पड़ता है या देहरादून आना पड़ता है। ये स्थिति बनी हुई है। तो स्वास्थ्य के संबंध में रोजगार की स्थिति क्या है निशी जी, ये आपसे छुपी नहीं है। 25,000 लोगों को रोजगार देने का एक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है और कोई भी मंच नहीं है जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री ना बोल रहे हो। ये बनी हुई है कि 25,000 का आंकड़ा बताते हैं कि हमने बहुत ज्यादा रोजगार दे दिया। आप रोजगार नीति आप नहीं ला पाए हैं, आप चिकित्सा सुविधा नहीं दे पाए हैं। शिक्षा में स्थिति है कि लगातार खाली भारतीय जनता पार्टी कालखंड है, पूरे 25 वर्ष का कालखंड लगा है, इसमें कांग्रेस का भी कालखंड है। लगातार हम हर वर्ष स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा जितने हमारे प्राथमिक चिकित्सालय हैं उनमें डॉक्टर नहीं है जो गाँव में है। तो हम क्या बोले, ये आप इस प्रदेश में अगर हम चाहकर भी अगर उपलब्धियां बताएं, अभी मैं सुन रहा था आप मुख्यमंत्री जी क्या उपलब्धियां बता रहे हैं, हमने मदरसों के लिए कानून ले आए, हम यूसीसी ले आए, हम यूसीसी ले आए, मदरसों के लिए कानून ले आए, वो ये बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, ये प्रदेश मदरसों को बंद करने के लिए, मदरसों को चलाने के लिए, इनसे चलाने के लिए तो नहीं आता। अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हूं कि हमने अल्पसंख्यकों का दर्जा बढ़ा दिया है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, शिक्षा सभी को चाहिए, स्वास्थ्य सभी को चाहिए, रोजगार सभी को चाहिए। ये वर्गीकरण करने का भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का जो तरीका है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सभी को देना है स्वास्थ्य, सभी को शिक्षा देनी है। आज शिक्षा के यानी कि मूलभूत सुविधाओं का विकास होना बेहद जरूरी है। बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें मूल विकास की भी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पलायन तभी रुकेगा जब आप उनको सारी सुविधाएं देंगे। बिल्कुल, अगर नहीं देंगे तो पलायन लगातार एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है इस प्रदेश के बनने से पूर्व भी और 25 वर्ष के बाद भी। ठीक है प्रमोद जी, अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना और उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही कई सारे सवाल दिए हैं। कल भी हमने देखा किस तरीके से सदन की कार्रवाई में यशपाल आर्य ने बहुत सारे तीखे सवाल दागे। अब उसके बाद आज भी विपक्षी विधायकों को बहुत मौका मिला बोलने का, और उसके बाद अंत में जो संबोधन आपने मुख्यमंत्री का सुना, क्या लगता है कि उन विकास कार्यों का जवाब आप लोगों को मिल चुका है जो सवाल आपने उठाए? देखिए निशी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर
सवाल पूछना तो एक जुर्म के समान हो गया कि जो सरकार हमारी वर्तमान में है, इनको सवालों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उनको भी वो प्रेस के लोगों से सवाल उनसे पूछ नहीं सकते। अगर विपक्ष का नेता अगर कोई सवाल उठाता है तो वो जो है उसको, आपने देखा ही पिछली बार आपने उसको अरबन नक्सल के रूप में हमें उसको उन्होंने कहा। तो ये जो सरकार है, चूंकि वो खुद काम करती नहीं, लेकिन चूंकि उत्तराखंड 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का जो हम 25वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे, हमारा राज्य 25 वर्ष का युवा राज्य हो जाएगा 9 नवंबर को। और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या और क्या उत्तराखंड ने पाया, क्या उत्तराखंड, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की कोई उपलब्धि नहीं रही। अगर हम ये कहें कि सरकारों की कोई उपलब्धि नहीं है, बेईमानी साबित होगी। इन 25 वर्षों में हुए काम हुए, जिस आशा और उम्मीद के साथ में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जिनकी शहादत हंसा दनाई, वेलमती, राय सिंह बंगारी, राजेश रावत और तमाम जितने हमारे 42 लोगों ने प्राणों की आहुति इस प्रदेश को देने दी। और इस प्रदेश को, ये प्रदेश मैं आपको बताऊं, ये किसी की भीख में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। ये प्रदेश हमारे आंदोलनों ने सरकारों से छीना हुआ प्रदेश है। अपनी लहू बहा करके, ये अपनी खून के आहुति दे करके प्रदेश हमें, हमारे लोगों ने, हमारे जो पितर हैं, वो हम सब उत्तराखंड वासियों के पितर हैं, जिन्होंने जो है हमारे राज्य के लिए जो है शहादत दी। उन्होंने ये सपना उनका था कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में ही रोजगार लगेंगे, उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में ही काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित राज्य बनने के बाद उत्तराखंड से 1200 गांवों का पलायन हुआ। 1200 गांव हमारे जो है भूतिया गांव के रूप में, जहां एक दो लोग हैं, 1200 लोग उत्तराखंड के, जिन गांवों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था, आज वो 1200 गांव जो है वो जो है पलायन की मार। और पलायन का मुख्य जो कारण रहा, लगभग 35 लाख लोगों ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से, छोटा सा राज्य है, 35 लाख लोगों ने जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन किया। और अब जब उसका, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये उत्तराखंड सरकार में पलायन आयोग के जो आंकड़े हैं, और उसमें लगभग 55% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत खलियान और मकान इसलिए छोड़ दिया कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाए। लगभग 15 से 16% लोगों ने इसलिए छोड़ा कि हम उनको शिक्षा की व्यवस्था अच्छी दे नहीं पाए। आधुनिक समय में जितनी हमें उनको शिक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए थी, वो हम दे नहीं पाए। इस छोटे से राज्य में 15 लाख नौजवान हमारा जो है बेरोजगार, जो रोज इस आस में बैठता है कि हमें रोजगार मिलेगा इस राज्य के अंदर, लेकिन वो 15 लाख नौजवान हमारा जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 लाख जो है हमारी जो सरकारी पद है उत्तराखंड में, छोटे से प्रदेश में 1 लाख रिक्तियां अभी जो है खाली पड़ी हुई है, जिन पे जो है यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 25 वर्ष पर हम कदम रखने जा रहे हैं, रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रोजगार एक बड़ी समस्या है जो कि आज तक पलायन को दूर नहीं कर पाई है। और यही मात्र वजह है जिसको लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं कि नियुक्तियां हो जाए और उन युवाओं को रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन अभी भी वो बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप बने रहिएगा। उधर सब मेरे ही है, सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड दखल कर लेने में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन में चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि आज बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड के विकास के 25 साल आखिरकार पक्ष के जवाब और विपक्ष के बहुत सारे सवालों के साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है। तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ इस सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आखिरकार इस एक दिन से क्या कुछ लाभ पहुंचेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्या रोड मैप और भी ज्यादा सुंदर तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि आगे सरकार कितना यहाँ पर ध्यान देने वाली है। प्रमोद जी से मैं ब्रेक से पहले भी बातचीत कर रही थी और चर्चा को जारी रखेंगे। प्रमोद जी से ही सवाल लेंगे। प्रमोद जी, एक तरफ सरकार को बहुत सारे सवाल दे दिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और रोजगार, पलायन, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन इसमें एक कॉमन मुद्दा जो अभी तक उभर कर सामने आया वो है राजधानी का। अक्सर विधानसभा जब भी आयोजित होती है, सत्र आयोजित होता है, तो उस दौरान
ये मुद्दा जरूर उठाया जाता है कि उत्तराखंड की राजधानी, आखिरकार इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? नहीं देखिए निश्चित जी, निश्चित में पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी कि भाई हमारा राज्य होगा तो पहाड़ में जो है राजधानी बनेगी। देखिए आप जो है तो माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने उनके समय पर जो है जितनी भी बिल्डिंग जो बनी है आपके गैरसैंण में उसको प्रयास किया। लेकिन देखिए मैं कभी कभी मुझे लगता है कि कभी कभी इस राज्य अगर ये जो राज्य धकेला गया, मैं जब ये राज्य बना तो जब जो है नित्यानंद स्वामी जी जो है मुख्यमंत्री बने, फिर भगत सिंह को साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को नेतृत्व करने का अवसर मिला। और वो जो स्वर्णिक जो काल था कि जब जो है एनडी तिवारी जैसे बड़े भारी भरकम जो नेतृत्व था, जो दिल्ली जाते थे तो हजारों करोड़ रुपए लेकर के साथ में आते थे, और जिनकी विकास की इतनी बड़ी सोच थी, आपने देखा जिस तरह से जो है सिडकुल की पूरी स्थापना की, आपका जो है हरिद्वार से लेकर के आप कुआं वाला लगा लो, ये आपका उधम सिंह नगर लगा लो, हल्द्वानी लगा लो, आपका सेलाकुई लगा लो। और जब इतनी बड़ी, लेकिन देखिए उत्तराखंड में इतने काम होने के बावजूद एनडी तिवारी को कुछ लोगों ने इतना बदनाम उनको किया कि 2007 में उनकी सरकार चली गई और फिर ये जुमलेबाजी पे दोबारा देखिए, फिर उस समय भी जो है देखो खंडूड़ी जी की जो मंशा थी, फिर भी इन सबसे अगर देखा जाए तो खंडूड़ी जी तिवारी जी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी टांग खींची गई निशंक जी के बाद में ये जो चल रहा है। और आज ये नौबत है कि जो 2000 एनडी तिवारी सरकार ने जो उद्योग लगाए थे, अगर आप जाएंगे कभी आप जाएंगे और उधर हम देखते हैं तो आंसू आते हैं देखते हुए, लेंटिना की झाड़ियां जमी पड़ी हैं उन औद्योगिकरण में। और क्या 2017 के बाद जो सरकार कह रही है कि तेज गति के साथ विकास हुआ है, हाँ, क्या आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये जो विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट के विस्तार हो रहे हैं, क्या इस ओर विपक्ष का ध्यान नहीं है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप में। अब 2017 के बाद में आप देखिए 2017 में राज्य पर जो कर्जा था वो 40,000 करोड़ रुपए का था, और इन 17 से लेकर के इन 8 वर्षों में आज राज्य पर जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आप ये लगाओ 17 साल में 40,000 करोड़ रुपया कर्जा हो पाया, और आज जो है मात्र 8 साल में ही 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश पे थोपने का काम किया। और ऊपर से बाजारिक जो दर है वो 200 और 300 करोड़ रुपए का, वो वहां से भी कर्जा लेकर के बाजार से भी कर्जा उठाने का काम कर रहे हैं। जबकि विकास दर जब आप देखेंगे तो उस टाइम पे 2017 में विकास दर 19% के आसपास थी, और जो आज जो है लगभग 11% रह गई है। तो ये ये जो सरकार है ये कर्जे की सरकार है। ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है कि ऋण करते रहो और घी पीते रहो। तो ये लोग जो है ऋण पी करके घी खाने वाले लोग हैं। और जबकि होना चाहिए था कि अगर आपके पास में रोटी खाने के लिए अगर आपने पैसा लेना है तो आप मग ले लीजिए, तो तब तो माना जाएगा। लेकिन ये घी पीने वाले लोग हैं। आप देखें कि खाली जो है अपनी झूठी अफवाहों के लिए 1000 करोड़ रुपया जो है विज्ञापन पे खर्च करने वाले लोग हैं। तो यानी कि अभी जो संबोधन हमने सुना वो झूठी अफवाहों का नहीं, देखिए उनका, देखिए आप देखिए मैं तो उपलब्धियां विकास कार्यों को गिनाया देखिए है। आप, मैं अभी मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं कांग्रेस विपक्षी दल का प्रवक्ता हूं और मेरे नेता जो है एनडी तिवारी जैसे बड़े ने, तो मैं देख रहा था कि एक मुख्यमंत्री अब मरसों अपने शिक्षा के जो संस्थान हैं उनको बंद करने में, भिखारियों को बंद करने में अपनी उपलब्धि समझ रहा है। भिखारी जो उनको वो अभी नीम क्या कह रहे थे वो कालनेमी के नाम पर भिखारियों को बंद करने में, अरे आप ये बताएं ना, आपने कितने हिमांशु चमोलियों को बंद किया, आपने कितने जो है अभी आप देखें जो शराब के ठेके पे आपने 70 पुलिसकर्मी एक हफ्ते से लगा रखे। सतीश जी से जवाब ले लेते हैं पहले इन्हीं सब सवालों का। सतीश जी, अभी हम मुख्यमंत्री के संबोधन को भी सुन रहे थे जो कि विशेष सत्र के दूसरे दिन दिया जा रहा है, उसमें विकास कार्यों का पूरा अभिभाषण यहाँ पर देखने को सुनने को मिला और उसके जरिए उपलब्धियों को गिनाया गया। 2017 के बाद किस तरीके से विकास का विस्तार हुआ है उस पर चर्चा हुई है।
विपक्ष के सवालों पर भी जवाब दिया गया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 2017 के बाद सिर्फ कर्ज बढ़ा है, विकास तो हुआ है लेकिन उससे ज्यादा कर्ज बढ़ा है। विकास के नाम पर प्रदेश के हालात पूरी तरह से बदल कर रख दिए गए हैं। देखिए निशी जी, सर्वप्रथम तो मैं जो हमारा प्रदेश रजत जयंती पर्व मना रहा है उसकी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा आपके माध्यम से, और जो शहीद आंदोलनकारी रहे हैं और जो उस आंदोलन में सहयोगी मात्र शक्ति रही और भाई रहे, उनको मैं नमन करता हूं। देखिए निशी जी, जो ये हमारा रजत जयंती वर्ष चल रहा है, उत्तराखंड को बने 25 वर्ष हो गए, जिसमें 10 वर्ष जो है वो कांग्रेस के जो विपक्षी दल है हमारा प्रदेश का मुख्य, उसके भी रहे हैं। उन्होंने भी 10 साल शासन करा है, उन्होंने भी सूक्ष्म रूप से भले योगदान करा है, लेकिन अगर वो 10 साल वो अगर अवैध जमीनों की बंदरबाट ना करते, अगर वो जो अवैध जो कार्य हैं उनको ना करते, अगर वो टॉपअप की बात नहीं करते, अगर वो स्टिंग नहीं फंसते, तो मैं ये मानता हूं कि हमारा जो उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है निरंतर, तो वो 10 साल में कहीं ना कहीं एक अहम किरदार निभाते। लेकिन हमारी जब भी सही, हमने सदैव उत्तराखंड के लिए कार्य करा, क्योंकि उत्तराखंड जो हमें मिला परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है, और भाजपा ने सदैव कि अटल जी ने बनाया है और हम संभालेंगे। और देखिए निशी, जो बात अभी मेरे से पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि एनडी तिवारी करा गया। अरे एनडी तिवारी को तो बदनाम किसने करा, आप ही बताइए। आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कार्य नहीं करने देते थे किसी को भी। उनके बाद तिवारी के बाद जो आपके मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के बने, उनके लिए भी लेटर बम छोड़ा कर। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप अनर्गल आरोप मत लगाइए। आपकी आदत हो गई है हर आरोप लगाने की। आपको कुछ ना पता है ना कुछ आप हैं, लेकिन आप सीधे सीधे जो सत्ताधारी दल है आप उस पर आरोप लग जाते हैं। और निशी जी, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन सतीश जी, आरोप भी गलत नहीं है कि प्रदेश में डूबता जा रहा है। देखिए निशी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, एक बार मुझे तेलंगाना का बता दें वहां पे कितने कर्ज में डूबी हुई है सरकार। एक बार आप कर्नाटक का बता दीजिए। आप मुझे 25 वर्ष मुझे बताइए ना, 25वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं। निशी जी, तमिलनाडु हमारे पर कहाँ प्रदेश पहुंच रहे हैं आप? यहाँ पर बात कीजिए ना प्रदेश की। नहीं निशी जी, देखिए क्यों जगह जाएगी ना निशी जी। निशी जी, एक बात बताइए। लेकिन मेरी चर्चा में उत्तराखंड की बात हो रही है। निशी जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, हिमालय जो राज्य है, उत्तराखंड का स्थान दूसरे स्थान पे है। आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, वहां आने के लिए मंदिरों का चंदा लिया जा रहा है, जो दान करा गया मंदिर में वो दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि आप तुलना हिमालय राज्यों से नहीं करोगे क्या? आप जहां कांग्रेस की सरकार है उससे नहीं करोगे क्या? यहाँ पे बस झूठी राग अलापते रहोगे। आप मुझे बताइए सतीश जी, ये आपके जो आपकी जो सरकार की रिपोर्टें हैं, ये झूठे आरोप नहीं है। 17 वर्षों नहीं, आप अगर गलत बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप अगर गलत बोलेंगे, आप मानेंगे नहीं मानेंगे। 17 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए लगा, और मैं नहीं बोलूंगा। 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ हो गया। अगर आपको मेरी आवाज दबाइए तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए, आप बोले, लेकिन आप अपने तथ्यों पर कहें ना। आप अपने तथ्यों पर कहें ना। आप अकेले जवाब दीजिए। हम तो चाहते हैं आपको बोले आप, लेकिन आप तथ्यों पर बोले ना। प्रमोद जी तथ्यों की बात कर रहे हैं और सत्र में विपक्ष तथ्यों की बात कर रहे हैं कि तथ्यों के साथ आए सरकार। देखिए, तथ्यों पर आप बोले, आपका स्वागत है। तथ्यों पे ही बोल रहा हूं मैं। हम आपको ऐसे सुनना चाह रहे आरोप क्यों लग रहे हैं सरकार पर? हम सतीश जी, आपसे सुनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें जानकारी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 2014 के बाद हमें बोलने नहीं दिया जाता था। आपके नेता कैमरे में आके स्टिंग टॉपअप की बात करते थे तो हम बोलने नहीं देते थे आपको। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कैमरे में आके टॉपअप की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप बोलते हैं उत्तराखंड सपनों का राज्य बनाएंगे। आप कहां से बनाएंगे आप सपनों का राज्य? आपके नेताओं को यही नहीं पता कि कौन सी बात क्या करनी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। आप मुझे ये बताइए निशी जी, आप मुझे खनन सूचकांक में हमारा प्रदेश आज के समय पे दूसरे स्थान पे है पूरे देश में। स्वास्थ्य, बिजली, एयर कनेक्टिविटी, रोड, सब चीजों में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप ये बताइए, ऑल वेदर रोड में हमारा प्रदेश जो है, उस रोड की सुविधा नहीं मिल रही है हमारे प्रदेश को। चारधाम यात्रा हमारी जो है, आज इतने पूरे प्रदेश में जो चारधाम यात्रा में जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जो हमारी आर्थिकी की मुख्य केंद्र मानी जाती है।
निशी जी, आप ये बताइए, हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री शीतकालीन तीर्थ यात्रा चालू करवाते हैं। आप ये बताइए, वो क्या रोजगार नहीं दे रहा है? वो स्वरोजगार के लिए आगे नहीं बढ़ रही है तो क्या सतीश योजना? जी, 20% सौर ऊर्जा से के लिए माननीय 11% पे क्यों मुख्यमंत्री आई के नेतृत्व विकास में दर? योजना चाहिए आपको। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप ये बताएं ना कि 20% से ये 11% पे क्यों आई? अगर आप इतना काम करवाया है तो जो विकास दर है वो 20% से लेकर के ये तो अरे भाई साहब, आपको ज्ञान ये तो नहीं है। आपके आयोग आज की उत्तराखंड रिपोर्ट है, की मेरी अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक है, का रिपोर्ट है। आती हूँ मैं इसी सवाल 26 पर गुना आऊंगी, बढ़ इसी गया है। सवाल पर आती हूँ आज सतीश जी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ गया है। जो प्रति व्यक्ति आय 15,000 हुआ हाँ करती थी, सतीश वो जी, 2 इसी लाख पर पहुंच आती हूँ। गई अभी है। मैं आपसे सवाल लूंगी कि किसका दर बढ़ा है और किसका दर नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। पलान आयोग की रिपोर्ट क्या जवाब देती है और उसके बाद इस पर ही सवाल जब उठाए जाते हैं तो सरकार पे इस पर बिल आ निशी जी, जाती है। पलान आयोग पे बहुत हमने सारे अगर सवाल हैं, रिपोर्ट आऊंगी आई है आपके तो पास। कार्य नहीं प्रेम करा पंचोली जी का सरकार रुख ने। करूंगी। सरकार ने प्रेम कार्य नहीं पंचोली करा। जी, अगर जानना पलान चाहूंगी आयोग की क्या रिपोर्ट आपको आई थी। लगता है कि सत्र इतना गंभीर चल रहा है कि पक्ष और विपक्ष सक्षम है सवाल जवाब देने में, इसीलिए एक सत्र की अवधि को और बढ़ा दिया गया है, 1 दिन की अवधि को, और लगता है कि आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी जिससे कि प्रदेश विकास करेगा? बिल्कुल निशी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भुवन कापड़ी जी ने जो बयान सदन के अंदर दिया है उस पे पक्ष और विपक्ष दोनों को चिंतन मनन करना चाहिए। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो आप 15% जो भी उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि वो आप उनको अधिकारियों को दे दीजिए, हमें मत दिए, जो हम चुनाव जीत करके आते हैं, जो जिसको जनता जीत करके देती है। तो 25 साल का जो सफरनामा हमारा हुआ, उसकी ये एक उपलब्धि है कि एक चुनाव प्रतिनिधि उस सदन का प्रतिनिधि कह रहा है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि इस राज्य में घूस, रिश्वत और भ्रष्टाचार इनके शिष्टाचार में आ गया है और इनके खोपड़ी पे चढ़ गया। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो प्रमाणित हो गया कि सदन के अंदर जिस आदमी ने बोला है तो वो ऐसा नहीं बोला। तो अगर प्रतिनिधि कहता तो उसमें प्रमाणित देने की और कोई एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं, वो बात पक्की हो गई है। ये 25 साल के सफरनामा में अगर हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो हम कहाँ पर अपने को अच्छा कितने काम हमने किए हैं, तो हमको ये आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए कि 100 में से हमने कितने अच्छे काम किए हैं। क्या हमने 25 साल में 5 मुख्यमंत्री देखे हैं? 25 साल में हमने 1 दर्जन मुख्यमंत्री देखे हैं? ये भी एक उपलब्धि होनी चाहिए। क्या हमारे जो आंकड़े, अनुपातिक आंकड़े, मैंने इस पहले वाले डिबेट में कहा, क्या हमारी सरकार ये बता सकती है कि 25 साल में इतने बेरोजगारों का नाम सेवा योजना कार्यालय में लिखा गया है, इतने हजार, इतने लाख, करोड़ जितने हैं, और इतने में से इतने लोगों को सरकारी नौकरी या तमाम प्रकार की नौकरी दी गई है? ऐसा भी नहीं बोला जाता है। ऐसे मैं आपको बताऊं कि सूक्ष्म लघु उद्योग की जो इनकी वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे, जिसको ब्यूटी पार्लर के लिए, टेलरिंग के लिए और क्या कारपेंटरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये छोटे छोटे जो 25-10 हजार रुपए से लेकर के 2.5-3 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिलता है, लोन मिलता है, या अलग अलग तरह की जो उसमें योजना है, उसमें भी आप जब देखेंगे तो जिसने 25,000 रुपए का लिया होगा सहयोग सरकार से या बैंकों से, और सूक्ष्म लघु उद्योग ने, सबसे 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, तो उसके अंदर की जो बात है वो भुवन कापड़ी ने बता दी कि जो 25,000 रुपए लेगा उसको 5 से 7,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो उसका काम कहाँ सक्सेसफुल हुआ है? तो कुल मिलाकर के ये है कि जब सदन के अंदर ये बात आती है कि आपकी सरकार का अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो हम 25 साल में, यही नहीं कि धामी जी ने गड़बड़ की है, 25 साल में 12 जनों ने गड़बड़ की है। जो 1 दर्जन मुख्यमंत्री, उन्होंने, मैंने तो एक भी ऐसा मुख्यमंत्री देखा कि जिसने टॉयलेट के उद्घाटन करने के लिए माला पहनी। आप यकीन नहीं करोगे, आप ताजुब मानोगे कि मैंने एक मुख्यमंत्री ऐसा भी देखा कि शौचालय के उद्घाटन करने गया और वहां माला पहनी। यानी कि तो क्रेडिट आप लेने बताओ की कि होड़ इन पीछे हमारा जो राज्य की मुख्यमंत्री बदले जा रह रहा है, चुके यहाँ हैं पे उन एजेंसी सब का पर बहुत ज्यादा आ जाती गया है है कि जो यहाँ प्रदेश के आज हालात हैं वो उन मुख्यमंत्रियों की देन है। मुख्यमंत्रियों ने समझ ही नहीं। आप ये बताओ कि आपका रोड मैप क्या है? जब हम पहाड़ी देश की बात, पहाड़ी राज्य की बात करते हैं या पहाड़ी कंट्री की बात करते हैं, तो हमारे दुनिया में उत्तराखंड के बराबर के जैसे अलग अलग देश भी है। जब हम वहां के रोड डेवलपमेंट की बात करते हैं या कंस्ट्रक्शन की काम बात करते हैं, आप देखिए जैसे हम स्विट्जरलैंड की बार बार बात करते हैं, कभी इन्होंने वहां ऐसा नहीं देखा कि स्विट्जरलैंड जो यहाँ का ग्रुप जाता सीखने के लिए, वहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़क नहीं है, एक आध सड़क होगी कोई, वहां सीधी सड़क है, या टनल के अंदर घुसेगी या सीधी जाएगी, वो छेड़ते नहीं है वो लोग। यहाँ क्या करते हैं कि पूरा पहाड़ खोद देते नीचे, आप उसके लिए ऑल वेदर बनाओ या दूसरी तरह के वेदर की बनाओ। तो यहाँ
इसका जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल विकास भी हो रहा है, वैज्ञानिक लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज करना, इसको लेकर सरकार के पास नीति नहीं है। और विकास ना, कार्य कोई- किस कोई तरीके रोड- से कोई रोड मैप नहीं, अपने कोई समझ नहीं है, पर्यावरण के कोई संरक्षण के scientific साथ reason किया नहीं जाए, है ये किसी भी काम बहुत के ज्यादा लिए। जरूरी है। पैसा खूब बांट रहे हैं, खूब खर्च हो हाँ, रहा है। ठीक है, लेकिन इसी उसका पर आऊंगी outcome प्रेम पंचोली जी। एक दिखाएगा ना। फाइनल कमेंट ले लेते हैं सभी से, हमारे पैनल। सबसे पहले सतीश जी आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। के साथ जानना चाहूंगी कि सरकार जो उपलब्धियों की बात कर रही है, लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखा क्या कुछ हुआ है प्रदेश के साथ, उस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। जो बात जो अभी प्रेम पंचोली जी ने बोला कि भुवन कापड़ी जी ने जो बयान दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन को आखिर हो क्या गया है। आप इतने महीनों से, इतने सालों से आप विधायक बने हुए हैं, आपको नहीं पता कि 15% आपसे लिए जा रहे हैं, 5% आपसे लिए जा रहे हैं। आप इतनी बार सड़कों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, इस तरह का मुद्दा नहीं उठाते हैं, और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके पास कभी प्लेटफॉर्म नहीं कोई इस तरह की बातें करने का, अपनी बात रखने का। आप क्यों नहीं कर रहे थे? आप क्यों जनता की आंखों में तब अब धूल झोंक रहे हैं? तो ये बताना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को भी कि किस तरह की अवसरवादी राजनीति करते हैं। आप ठीक है। इतने सालों से चुप हैं, ठीक है आप यानी सतीश कि जी, आरी को कमीशन दे रहे हैं ठीक इतने है सालों सतीश से, जी। इतने महीनों से, तो हाँ। आपको ये बातें दीपक पहले भी रावत जी, बोलनी चाहिए। ठीक है सतीश। देखिए, जिस बात पे मैं नहीं आना चाह रहा था, उस बात में स्वयं दल आ चुके हैं। पिछले 25 वर्षों में आज जिस बेशर्मी के साथ चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में ये कहते हैं कि 15 जो है लौटा दीजिए, 15% यहाँ पर खर्च कर दीजिए, तो निश्चित आपके चैनल के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 1 लाख करोड़ का बजट का 15% की बंदरबाट की बात हो रही है। इस प्रदेश का जो बजट है 1 लाख करोड़ का, जो सरकार ने भी 2024 में प्रस्तुत करा है, उसका 15% कितना होता है, उस बंदरबाट की बात की जा रही है। तो आप ये उपलब्धि है इस प्रदेश की पिछले 25 वर्षों में, जिसकी बात सरेआम सरेआम बेशर्मी के साथ बोली जा रही है, ठीक है। स्वीकार की जा रही है। ठीक है। यही इसी बात का दुख तो प्रेम पंचोली जी बोल रहे हैं, और हम गए। और ठीक है। जो विकास के नाम की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में हम वही परिस्थिति, कोई बहुत ज्यादा स्थिति नहीं बदली है। 9 नवंबर 2000 से पूर्व की स्थिति में अभी भी चल रहे हैं। ठीक है कुछ समस्या प्रमोद जी, तो फाइनल जस की तस कमेंट। है। ठीक है दीपक रावत। देखिए निशी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं तो शिक्षा पे कर लगाने की उपलब्धि है। यदि सरकार की कुछ उपलब्धि है तो वो लिविंग रिलेशन कानून देवभूमि में वो लाने की उनकी उपलब्धि है। अगर उनकी सरकार की कुछ उपलब्धि है तो त्रिवेंद्र जी ने लोकसभा में कहा खनन के बारे में, और मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो है विकासनगर चौकी का घेराव करके कहा कि खनन के मामले में ये उनकी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि यह है कि इस देवभूमि में, बद्री और केदार की भूमि में, गंगा और जमुना की भूमि में आप लगाओ कि घर घर जो है शराब पहुंचाने की जो उपलब्धि है वो सरकार की उपलब्धि है। और बाकी जो लाखों करोड़ रुपए का जो कर्जा, लाखों करोड़ रुपए का जो कर्जा जो है धामी जी लेकर के अपनी सुंदर फोटो चमकाने का जो काम कर रहे हैं अपनी और प्रधानमंत्री जी का, अगर आप देखेंगे, आप अगर देखेंगे तो बैनरों से पटे पड़े हैं। ये उपलब्धि जो है भारतीय फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले बोला कि अनुपातिक आंकड़ा हमारा सामने आना चाहिए। मैं 2 उपलब्धि हमारे राज्य में हुई है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। 25 सालों में शिक्षकों की भर्ती और पुलिस की जो भर्ती हुई है, ठीक है, उसके पीछे गड़बड़ झाला जो भी हुआ वो सब सामने आया है। 2 विभाग ऐसे हैं कि जिसमें पेवर उत्तराखंडियों की भर्ती हुई है, उसको तो मानना पड़ेगा, ये हमारी उपलब्धि है। और 25 सालों में 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों में से 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो जनप्रिय हुए हैं, हमारे धामी जी और एन डी तिवारी साहब। तो ये 25 साल की कुछ चीजें हमारे सामने है, उसको तो हम नहीं भुला सकते। लेकिन अगर हम उसको टोटल कंपेरिजन करेंगे तो हम 100 में से 20 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ये दुखद है। बिल्कुल पंचोली जी, माफी चाहूंगी कि समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ के लिए तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही विशेष सत्र पर तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर चर्चा हो रही है, और आखिरकार इस राजनीति का असर प्रदेश पर क्या कुछ पड़ रहा है, और आखिरकार विकास की गति पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया जब सरेआम विधानसभा के सत्र में इस तरीके की बातें की जा रही है। पैसों के बंदरबाट की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। लेकिन आगे के रोड मैप पर चर्चा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सत्र की अवधि को 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। फिर होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।